आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो 7 प्रैक्टिकल स्किल्स जो हर एक फ्रेशर को बैक ऑफिस जॉब के लिए जरूर आनी चाहिए। बैक ऑफिस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ये स्किल्स आपके रेज्यूमे को हाईलाइट करेंगे और सिर्फ रेज्यूमे नहीं, जब इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सी काम की चीजें हैं जो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ देखना है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन 3 मेन चीजें आपको देखनी है, वो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते आना चाहिए। आपको एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट क्रिएट करते, उसको मैनेज करते, उसको एडिट करते आना चाहिए। उसमें तरह तरह के फिल्टर्स लगते हैं, अलग अलग टेबल्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आना आपको सबसे जरूरी होगा, क्योंकि जब आप बैक ऑफिस में जाएंगे, मैंने जितना देखा है भाई, एक्सेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप बात करेंगे किसी भी बैक ऑफिस की, कोई छोटा डेटा हो या बड़ा डेटा हो, किसी भी चीज की रजिस्ट्री हो या कोई भी चीजें आपको रखनी है संभाल कर, वो एक्सेल शीट के अंदर रखी जाती हैं। और जब आप एक्सेल सीखने के लिए जाओगे तो आपको बता सकता हूं कि भाई इतना वास्ट सिलेबस है कि आप शायद बहुत समय लोगे कवर करने के लिए, लेकिन बेसिक ऑपरेशंस, थोड़े बहुत से फॉर्मूले आपने देख लिए, फिल्टर लगाना सीख गए, चीजें इंसर्ट करना सीख गए और एक बढ़िया सा टेबल बनाना सीख गए, वही आपके लिए फ्रेशर, एज अ फ्रेशर काफी होगा। और हाँ, पावर पॉइंट के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंटेशंस बनानी आनी चाहिए। देखो, जमाना बदलते जाता है और पावर पॉइंट में भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से आप प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं जहां पर प्रेजेंटेशन बनती है, जैसे ये कैनवा पे आप बना सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको ऑफलाइन भी ये सारी सहूलियत देता है, तो एक बार इसे जरूर देखिए। दूसरी स्किल आपको जो सीखनी है वो है एक्यूरेट डेटा एंट्री और डेटाबेस बेसिक्स। देखो, कंपनीज जब बैक ऑफिस जॉब के लिए किसी को ढूंढ रही होती है तो सिर्फ 2 चीजें ढूंढ रही होती है लोगों में, स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आप डेटा को एक्यूरेसी के साथ कहीं पर फीड कर सकते हैं, बहुत जगह कॉपी पेस्ट ही करना होता है, लेकिन उसके लिए आप कितना एफिशिएंटली और कितना तेजी के साथ वो काम कर पाएंगे वो जरूरी होता है। यहां पर एरर का जो मार्जिन है वो बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि आप एक शीट कॉपी कर रहे हैं या शीट भर रहे हैं, वहां पर अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढ रही होती है जो एरर फ्री काम कर सके और बहुत ही क्विकली उसे कर सके, जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि भाई सॉर्टिंग क्या होती है, फिल्टरिंग किस तरीके से की जाती है, और बार बार आप वैलिडेट कैसे कर सकते हो डेटा को कि करेक्ट है या नहीं। क्योंकि आप जब करोगे, तरह तरह के फॉर्मूले लगाओगे और अलग अलग चीजें करोगे, मिस्टेक्स के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और वैलिडेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं, तो आप कितना जानते हैं वो आपसे कंपनी चाहेगी। एज अ फ्रेशर आपसे प्रोफिशिएंसी की मांग तो नहीं की जाती है, लेकिन अगर आपको इस चीज की समझ है और आप ये समझते हैं कि कंपनी का कारोबार इस चीज पे टिका हुआ है, तो आप एक अच्छी छवि अपनी छोड़ सकते हो कि हाँ भाई, जिम्मेदारी है आपके अंदर। तीसरी चीज है बिजनेस ईमेल्स और रिटर्न कम्युनिकेशन आपका कैसा है। देखो यार, इंग्लिश में आप कमजोर हो सकते हो कम्युनिकेट करते समय, बात करते समय, लेकिन जब बात आती है ईमेल्स की तो वहां पर प्रोफिशिएंसी की जरूरत होती है। वहां पर आप किस तरीके से सैल्यूटेशन दे रहे हो, किस तरीके से आप अपना मैटर समझा रहे हो, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। इवन सब्जेक्ट लाइन कितनी कंसाइज और एक्यूरेट हो सकती है, उस पर भी पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ इंटरनल टीम से नहीं, एक्सटर्नल पार्टनर से भी कई बार कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ऐसे समय पर आपको वो चीज जितनी ज्यादा अच्छी आएगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और इंटरनल टीम से भी कम्युनिकेट करते समय कितने क्लियर वे में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक शब्द का कुछ अर्थ निकलेगा और उस अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो आपको ये क्लियर कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आप बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब तक वो सेंस बना रहा है जो आप चाहते थे, तब तक करेक्ट है। चौथी बहुत बड़ी क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, स्किल्स कम बोलूंगा, क्वालिटी ज्यादा बोलूंगा, ये है अटेंशन टू डिटेल। और ये डेवलप की जा सकती है। आप छोटी छोटी चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे और उसको जितना जिम्मेदारी से लेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ में आते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज में रिपोर्ट्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, उनमें छोटा सा एरर भी बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। सो फिगर्स को रिकंसाइल करते समय या फिर डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते समय आप ये शो ऑफ कर सकते हैं कि आपका अटेंशन टू डिटेल कितना ज्यादा अच्छा है। आपको बस कोशिश करनी है अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए कि हाँ, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एरर्स भी आपकी नजरों से नहीं छुपेंगे, जो कि आपको इस पोजीशन के लिए एक सही इंसान साबित करेगी। अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों अलग अलग चीज है। आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, कौन से काम को कितना टाइम दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बैक ऑफिस के काम में हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं बहुत सारे वर्क्स के बीच में, ऐसे में कंफ्यूज हो सकते हैं, मेंटल फटीग आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल टास्क जब आप एक साथ करते हैं तो दिमाग की भी कैपेसिटी एक होती है जो एक समय के बाद रुक जाता है और बोलता है भाई अब वेट कर ले। सो आप किस तरीके से अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन से काम को कितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं और उसको किस पॉइंट पर रखते हैं, ये जरूरी होता है। मल्टीपल टास्क किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपके टाइम मैनेजमेंट से समझ में आता है। और साथ ही साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका काफी ज्यादा अच्छा है, आप अगर अच्छी टू डू लिस्ट बना पा रहे हैं, आप अच्छे ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन आर अवेलेबल जिसके अंदर आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छा होता है।
देखिए, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने में एक अलग टाइम लगता है जो कि शायद आपके काम का हिस्सा ना हो। आपने बोला कि मैं डेली आधा घंटा या 1 घंटा इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लगाऊंगा और उसके बाद मुझे एक 8 घंटे या 9 घंटे की जॉब भी करनी है, तो ये बहुत समय हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अगर आप सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपका काम जो 8 घंटे में होना था शायद वो 6 घंटे में कंप्लीट होता है, और ऐसे करके आप अपने लिए ही समय बचा रहे होते हैं, और ये चीज कंपनीज भी नोटिस करती हैं। छठवीं स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप एज अ फ्रेशर वहां पर जाएंगे तो हो सकता है कि हल्की हल्की छोटी छोटी सी चीजें आपको प्रॉब्लमैटिक लगे, क्योंकि जब किसी नए एनवायरनमेंट में हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं। अब इन चीजों को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें काम करना होता है और उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर आते हैं, और कुछ लोग क्योंकि काम करना जरूरी होता है इसीलिए प्रॉब्लम्स को लेकर के हर किसी के पास जाकर के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, यार नहीं मिल पाता है। बैक ऑफिस स्टाफ के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चीज जितना ज्यादा लंबा चलेगी, वो एक प्रॉब्लम जितना ज्यादा लंबा चलेगी, आपके प्रोसेस को उतना वो धीमा कर देगी। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अगर बहुत अच्छी है तो आप प्रॉपरली समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर लोगों के पास जाकर के, सीनियर्स के पास जाकर मदद ले पाएंगे और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग आपको बहुत बार गलती करने से भी बचाएगी, जैसे कि रिपोर्ट्स में एरर ढूंढने में, डेटा ट्रेंड्स के समय, और वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में। ऐसे समय पर आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा हेल्प आपकी करने वाली है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज आएगी टीम वर्क और कोलैबोरेशन। आप कितने भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो किसी भी काम में और आप अकेले सब कुछ करने का जज्बा रखते हो, या आपके पास बहुत सारा काम है तो भी आप अकेले निपटा सकते हो, लेकिन बैक ऑफिस के समय में आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ता है। आप अपने कलीग्स के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाते हो, किस तरीके से काम को प्रोसेस कर पाते हो, फ्रंट ऑफिस की टीम के साथ कितने अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हो, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हर एक बंदा अपना काम लेकर के बैठ जाएगा तो मे बी रोबोटिक प्रोसेस हो जाएगी और ग्रोथ के वो पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे कि कहां से ग्रोथ की जा सकती है। अगर सब लोग कोलैबोरेटिव ढंग से काम करते हैं तो हर किसी को मे बी सारी प्रोसेस पता होती है और इस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे होते हैं, और छोटे छोटे जो एरर्स हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ये हो गए दोस्तों 7 स्किल जो कि मैं बताने वाला था, लेकिन इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कॉन्फिडेंट रहना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं काफी क्लियर हो और बहुत ज्यादा घबरा कर आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियो में और बना सकूं। थैंक यू।